अब बेटे एक हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोड, एक हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोड, या इलेक्ट्रोड को आप कह सकते हो अर्ध सेल। इलेक्ट्रोड को हम अर्ध सेल भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल का क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। मान लो आपके पास एक बर्तन है इस तरह का, ये आपके पास एक बर्तन है और इस बर्तन में आपने एक धातु की छड़ को डुबा रखा है। इस बर्तन में धातु की छड़ को डुबा रखा है और जिस धातु की छड़ को डुबा रखा है उसी धातु का लवण का विलयन है जिसमें आपने धातु की छड़ को डुबा रखा है। जैसे मैं कहूं आपको कि ये हमारे पास कॉपर की छड़ है, तो कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम डुबाते हैं तो हमारी कॉपर की छड़ हो जाती है धनावेशित, इसके ऊपर धनावेश आ जाता है। और इसी तरीके से यदि हम एक दूसरा बर्तन लें और उस बर्तन में हम यहां तक भर देते हैं, इसमें हमने पहले वाले में भरा था कॉपर सल्फेट, इसमें हम भर देते हैं जिंक सल्फेट ZnSO4 और इसमें डुबा देते हैं जिंक की छड़। तो जिस धातु की छड़ होगी, जैसे ये छड़ किसकी है, जिंक धातु की, तो जिस धातु की छड़ है उसी धातु के लवण के विलयन में डुबानी है। तो जब कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कॉपर की छड़ पर आ जाता है धन आवेश। इसी तरीके से जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो जिंक की छड़ पर आ जाता है ऋण आवेश। कैसा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ या तो धन आवेशित हो जाती है और या फिर ऋण आवेशित हो जाती है। इस धन आवेशित छड़ और ऋण आवेशित छड़, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड को आप कह सकते हो अर्ध सेल, इलेक्ट्रोड को हो या फिर आप कह सकते हो अर्ध सेल। बताओ समझ में आई क्या बात। मैंने आपको क्या समझाया, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, जैसे कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है और जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाती है या फिर ऋणावेशित हो जाती है। इस उपकरण को या फिर इस युक्ति को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड का ही दूसरा नाम होता है अर्ध सेल। इसका नाम अर्ध सेल इसलिए है क्योंकि आप इस धनावेशित छड़ को और ऋणावेशित छड़ को दोनों को लो और इनके बीच में एक तार जोड़ दो, तो तार में विद्युत धारा धनावेशित छड़ से ऋणावेशित छड़ की तरफ बहनी शुरू हो जाएगी। विद्युत धारा इस धनावेशित छड़ से ऋणावेशित छड़ की ओर बहनी शुरू हो जाएगी। तो यदि आपसे कोई पूछता है ना इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल किसे कहते हैं, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाती है या फिर ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है। और इस उपकरण को या इस युक्ति को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल। जैसे उदाहरण में आप दे सकते हो कि कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर वह धन आवेशित हो जाती है तथा जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाने पर वह ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है। तो ये तो हमें समझना है इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड के बाद जो दूसरी चीज हमें समझनी है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव। ध्यान से समझना है आपको, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसे लिखते हैं कैपिटल ई से। किससे लिखते हैं, कैपिटल ई से। देखो समझाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान से समझना है कि इलेक्ट्रोड विभव का क्या मतलब होता है। देखो मैं बता रहा हूं। मान लो आपके पास एक बर्तन है और उस बर्तन में आपने एक धातु की छड़ को डुबा दिया है। बर्तन में डुबाया है धातु की छड़ को, जैसे मान लो कॉपर की छड़ हमने डुबाई है और जिस धातु की छड़ को हम डुबाते हैं उसी धातु का लवण का विलयन होना चाहिए जिसमें हमें डुबाना है। जैसे कॉपर की छड़ को डुबाना है तो हम कॉपर का लवण लेते हैं कॉपर सल्फेट, उसके विलयन में डुबाएंगे। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाती है और या फिर हो जाती है ऋणावेशित। ठीक है। जिसके कारण धातु की सतह पर, यहां धातु की जो ये सतह है ना, ये सतह धातु की, इस धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विभव। विभव को आप इंग्लिश में कह सकते हो वोल्टेज। क्या कह सकते हो, वोल्टेज। तो धातु की सतह पर यह धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाएगी और या फिर हो जाएगी ऋणावेशित। वो डिपेंड करेगा
इस बात पर कि धातु का उसके विलयन के साथ कैसा संबंध है। क्या धातु के धनायन बाहर निकलकर विलयन में आ जाते हैं या फिर विलयन के धनायन धातु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यदि विलयन के धनायन Cu डबल पॉजिटिव आयन इसके अंदर धातु की छड़ के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो छड़ हो जाएगी धनावेशित, और यदि धातु के अंदर से धनायन निकलकर बाहर आ जाएंगे तो छड़ हो जाएगी ऋणावेशित। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में। अभी तो सिर्फ आपको इतनी बात समझनी है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाती है और या फिर यहां देखो क्या हुई, ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, और उस विभव को या उस वोल्टेज को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव ई से प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। बताओ समझ में आई क्या बात, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव के बाद जो हमें तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखनी है उसका नाम है मानक इलेक्ट्रोड विभव। बहुत ध्यान से समझेंगे सब बच्चे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। बेटे मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम प्रदर्शित करते हैं ई नॉट से। ये जीरो को आप यहां भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, या इसे इंग्लिश में आप कह सकते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने एक बर्तन लेना है, ठीक है, इस तरीके से, और उस बर्तन में एक विलयन भरना है और उस विलयन में एक धातु की छड़ डुबानी है, जैसा कि अब तक हम करते आ रहे हैं। जैसे कि आप कॉपर की छड़ डुबा दो कॉपर सल्फेट में, ठीक है, तो आपको पता है कि छड़ या तो धनावेशित हो जाएगी और या फिर हो जाएगी ऋणावेशित। ठीक है, अब आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से समझना। कितनी बातें ध्यान रखनी है? तीन। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि जो आपका विलयन है उस विलयन की मोलरता यानी उसकी सांद्रता वो 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, उस विलयन की मोलरता या सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। चलो मोलरता की जगह मैं सांद्रता ही लिखता हूं। उसकी सांद्रता, जो विलयन आपने इसमें भर रखा है ना, धातु के लवण का विलयन, उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये लीटर है, लीटर ऐसे लिख लो, चाहे लीटर को ऐसे। पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि इसका जो ताप है, ताप जो विलयन आपने भर रखा है, जो बर्तन है या जो कमरे का ताप है, वो होना चाहिए 25 डिग्री सी। और तीसरी शर्त यह है कि जो दाब है ना, दाब ऊपर से जो वायुमंडलीय दाब इसके ऊपर लग रहा है, यहाँ हवा एक दाब लगा रही होगी ना इसके ऊपर, तो ये जो दाब इसके ऊपर काम कर रहा है वो दाब होना चाहिए 1 वायुमंडल यानी 1 atm। तो यदि इन तीनों बातों का आप ध्यान रखते हो, कितनी शर्त बताई मैंने आपको बताई 3 शर्त। मैंने कहा कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन पर डुबाया जाता है तथा विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है, विलयन का ताप 25 डिग्री सी होता है और दाब 1 वायुमंडल होता है, तो ऐसी स्थिति में धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है, जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, उस विभव को ही हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट। ठीक है, अब देखो यहां आपके कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा, ध्यान से समझना। आपने एक धातु की छड़ ली, उसे उसके लवण के विलयन में डुबाया और आपने इन तीनों बातों का ध्यान नहीं रखा। ना तो आप विलयन की सांद्रता चेक कर रहे, ना आप विलयन का ताप चेक कर रहे, ना आप विलयन के ऊपर लगने वाला वायुमंडलीय दाब चेक कर रहे। यदि इन तीनों बातों का ध्यान नहीं रखते हो तो धातु की सतह पर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उस वोल्टेज को आप केवल इलेक्ट्रोड विभव कहोगे। ठीक है, पर यदि इन तीनों बातों का आप ध्यान रखते हो तो आप धातु की सतह पर जो विभव, जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, उसे आप इलेक्ट्रोड विभव ना कहकर मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट कहोगे। तो यदि तीनों शर्तों को आप फॉलो करते हो तो जो वोल्टेज डेवलप होगा उसे आप कहोगे मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट, और यदि इन तीनों शर्तों को फॉलो नहीं करते हो तो जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसे आप कहोगे केवल इलेक्ट्रोड विभव ई। ठीक है, बताओ समझ में आई क्या बात? जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है।